नमस्कार। प्रादेशिक भूगोल की इस कक्षा में बीए भाग तृतीय के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम संयुक्त राज्य अमेरिका की भूगोल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की सामान्य जानकारी, उन तथ्यों जिनके कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका बना, उनको समझा और जाना। आज के वीडियो में हम अमेरिका के भौतिक विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक वीडियोस में बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भूगोल इतनी विस्तृत और विशिष्टता लिए है कि इन सब कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक उन्नत और प्रगतिशील राष्ट्र है। अमेरिका का, जब भी मैं शब्द अमेरिका बोलूं, आप लोग इसे प्लीज संयुक्त राज्य अमेरिका समझिएगा। तो यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, इसका विस्तृत अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अमेरिका को विशिष्ट भौगोलिक दशाएं और स्थितियां प्रदान करता है। हमने जाना था अमेरिका के विभिन्न भौतिक विभागों के बारे में। आज उसी कड़ी में हम आंतरिक मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, आंध्र महासागरीय, खाड़ी तटीय प्रदेश इत्यादि के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में, इस कड़ी में हम आंतरिक मैदानी भागों को, उसकी भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का आंतरिक मैदानी भाग ही वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक और आर्थिक विकास का सूत्र है। वस्तुतः यह वही भूभाग है जिसने अमेरिका को आर्थिक और औद्योगिक रूप से उन्नत किया। प्रौद्योगिक रूप से अमेरिका का अधिकांश भाग इन आंतरिक मध्य भागों या मैदानी भागों तक ही सीमित है। वस्तुतः यूएसए के मध्य वाला भाग, जिसमें पूर्व में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला तथा पश्चिम में अंतर्वर्ती पठारी क्षेत्र है, अर्थात ये मध्य का भाग है, जिसके पूर्व में तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है और पश्चिम में अंतर्वर्ती पठारी क्षेत्र है। यह आंतरिक मैदान वस्तुतः, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूएसए के औद्योगिक विकास के लिए, साथ ही आर्थिक विकास के लिए, अर्थात यह आंतरिक मैदान यूएसए के औद्योगिक और आर्थिक विकास की आधार धुरी है। इस मैदान के निर्माण में मिसिसिपी, मिसौरी आदि नदियों का प्रमुख योगदान है। वस्तुतः ये मैदान है, भाई कोई भी मैदान हो, चाहे हम गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें भारत में, उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जब हिमालय से निकलने के बाद सारे उच्चावचों को मिटाकर एक संप्राय मैदान बना दिया। उसी प्रकार अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी नदियों तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा यह विस्तृत भूभाग निर्मित है। इसलिए हम कहा जाता है कि उत्तरी आंतरिक मैदानों का निर्माण मूलतः मिसिसिपी और मिसौरी नदियों की देन है। इस नक्शे में मैंने पीले रंग से बताने का प्रयास भी किया है, ये आपका जो आंतरिक मैदानी भाग है।
इस मैदानी भाग के ऊपरी सिरे में 5 प्रमुख झीलें भी हैं, जिनमें लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक यूरॉन तथा लेक ईरी। मित्रों, मैं पुनः रिपीट कर दूं, इन 5 महान झीलों जिन्होंने अमेरिका के औद्योगिक आधार को पूरी तरह प्रभावित किया है, ये 5 मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील है और लेक ईरी सबसे छोटी झील है। ये 5 झीलें अमेरिका की औद्योगिक क्रांति की सूत्रपात हैं। प्रमुख उद्योग धंधे इनके इर्द गिर्द ही हैं। साथ ही इन झीलों और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित जलमार्ग हैं, उन्होंने अमेरिकी आर्थिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इन 5 झीलों को हम महान झील प्रदेश भी कहते हैं। मूलतः ये हिस्सा आंतरिक मैदानी भाग का ऊपरी हिस्सा ही है, लेकिन इनको कई बार हम भौगोलिक दृष्टि से अलग भी समझते हैं कि 5 झीलें कौन सी हैं। इस डायग्राम में बताया मैंने, नीले रंग से दिख रही है 5 झीलें। मैं रिपीट कर दूं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक यूरॉन और लेक ईरी। इनको मैंने पुनः बताया गया है। ये 5 झीलें हैं, यही इस महान झील प्रदेश की 5 झीलें। इन 5 झीलों के आधार पर ही इसे महान झील प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने यदि आर्थिक और औद्योगिक रूप से क्रांति की है, तरक्की की है, तो इन झीलों का एक बड़ा योगदान है। अगली कैटेगरी है मध्यवर्ती मैदानी भाग। आंतरिक वस्तुतः मध्यवर्ती मैदानी भाग आंतरिक मैदानी भाग का ही वृहद स्वरूप है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से अपलेशियन पदतलीय भागों तक लगभग 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में और सुदूर अमेरिका तक विस्तारित है। इस भाग की ऊंचाई कम है तथा इसे हम मिसिसिपी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। इस मानचित्र में मैंने इसका पुनः उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत अधिकांश अमेरिका के प्रमुख उद्योग धंधे, प्रमुख शहरों की बात करें तो अलाबामा, कैरोलिना, क्लीवलैंड, ओहायो, विस्कॉन्सिन, ये प्रमुख राज्य हैं। यही मूलतः अमेरिका की मक्का पेटी के नाम से भी चर्चित है, जिनके बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। ये अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगला उपभाग है रॉकी पर्वतीय प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में विस्तारित यह भूभाग अत्यंत संवेदनशील भूभाग है। संवेदनशील इस संदर्भ में इसके सहारे से ही सैन फ्रांसिस्को और सेंट एड्रियाटिक फॉल्ट गुजर रहा है। आपको पता ही था, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकी प्लेट जब प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकराई तो अमेरिकी प्लेट मुड़ी, क्षेपित हुई और वलित होकर रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ। ये मूवमेंट आज भी जारी है और इस मूवमेंट के कारण यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। इसका प्रमाण यदि हम बात करें यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में स्थित लॉस एंजल्स में हर 115 से 120 वर्षों के बीच आने वाला प्रमुख भूकंप पिछले कई शताब्दियों का प्रमाण है कि लॉस एंजल्स में 115 से 120 साल के बीच में एक प्रमुख भूकंप आता ही है। दूसरा, सैंड एड्रियाटिक फॉल्ट इसी भाग से गुजरता है, जिसका हम आगे बताएंगे आपको। ये सबसे संवेदनशील भाग है। इस भाग की उत्पत्ति मूलतः टर्शरी युग की है। इसके प्रमाण यहाँ मौजूद टर्शरी युगीन चट्टानें। संपूर्ण भाग की औसतन ऊंचाई
4,500 मीटर है। संपूर्ण रॉकी पर्वत मूलतः नवीन मोड़दार पर्वत है और हिमालय के समकक्ष है, इसलिए इसे बोलते हैं हिमालय का समयुगीन या हिमालय का भाई। इस मोड़दार पर्वत के अलावा इस भाग में इसकी संवेदनशीलता के कारण कई ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, जैसे हेनरी पर्वत जो अमेरिका के यूटाह राज्य में है, एरिजोना, नेवादा, नेब्रास्का, यूटाह, व्योमिंग, नीचे कैलिफोर्निया, ये पश्चिमी राज्य हैं जहाँ पर ये रॉकीज के भाग मौजूद हैं। यहाँ पर हेनरी पर्वत मूलतः ज्वालामुखी पर्वत है। रॉकी पर्वत को हम 3 उपभागों में बांटते हैं। उत्तरी रॉकी क्षेत्र जो सुदूर उत्तरी वाला इलाका है, एरिजोना वाला क्षेत्र जहाँ से 3 नदियाँ कोलोराडो, हूबर और बोल्डर नदियाँ निकलती हैं, जिन पर 3 महान बांध बनाए गए थे। 1930 में जब पूरे विश्व में मंदी छाई थी, उस समय यहाँ पर ये 3 बांध बनाए गए थे और ये पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की जीवन रेखाएं हैं। दूसरा, व्योमिंग बेसिन जो उसका मध्यवर्ती भाग है, उसे हम व्योमिंग बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे से मध्य घाटी निकलती है। तीसरा, दक्षिणी रॉकी क्षेत्र, ये इसके 3 उपभाग हैं। उत्तरी रॉकी क्षेत्र, व्योमिंग बेसिन, दक्षिणी रॉकी क्षेत्र। इसके अलावा सॉन लुइस, सियरा ब्लैंका और स्टोनी प्रमुख पर्वत हैं। ये रॉकी पर्वतीय क्षेत्र उपभाग है। अब हम बात करेंगे अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश। रॉकीज के तटवर्ती पथवर्ती पूर्वी भागों में यह भाग रॉकी पर्वत और तटवर्ती भाग के मध्य अवस्थित। इसकी मूल रचना ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित है या उनका परिणाम है। विशाल और मोटी लावा परतें इस भूभाग की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशाल और मोटी लावा परतों के कारण यहाँ से अनेक जो नदियाँ निकलती हैं, मूलतः अंतर्वर्ती प्रकार का अपवाह क्रम दर्शाती है, एंटीसीडेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। चूँकि लावा परतों के कारण पश्चिमी भाग ऊंचा हो गया, फलतः नदियों का मिलन प्रशांत महासागर सागर से नहीं हो पाता, फलतः नदियाँ यहीं विलीन हो जाती है। इस प्रदेश में सीधे खड़े ढाल वाली अनेक नदी घाटियाँ हैं, जिनमें से डेथ वैली या मृत घाटी सबसे प्रमुख है, जिसकी गहराई मानक समुद्री तल से भी 84 मीटर है। क्या हुआ? कोलोराडो नदी ने अपने तेज प्रवाह से इतना तेज कटाव किया, बाद में भ्रंश क्रियाओं से यह भाग मानक समुद्र तल से भी लगभग 84 मीटर नीचे है। इस पठारी भाग के उत्तरी पूर्वी भाग में विशाल कोलोराडो नदी बहती है, जिस पर निर्मित कोलोराडो बांध पश्चिमी अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका की जीवन रेखा है तथा सबसे गहरी घाटी जिसे हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं, वो वस्तुतः इसी भूभाग का क्षेत्र है। ग्रैंड कैनियन वस्तुतः रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ये कुछ चित्र हैं जिनकी सहायता से हम ग्रैंड कैनियन के आकार को, वृहदाकार को समझ सकते हैं। एक रोचक तथ्य बताऊं आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एडवेंचर टूरिज्म डेवलप है, उसके अंतर्गत ग्रैंड कैनियन वैली में बहुत सारे टूरिज्म दलों को घूमने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ये वैली, ये घाटी इतनी भूल भुलैया युक्त है कि यदि हम अपने निर्धारित पथ से भटक जाएं तो फिर वापस निकल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर
जो साहसिक खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं वो भटके हैं और कई कई दिन तक नहीं निकल पाए। कई बार तो उनको अपने प्राण तक गंवाने पड़े। इसके लिए यहाँ पर अब निर्धारित मार्किंग वगैरह की जाती है और निर्धारित प्रारूप में ही वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। ये कुछ डायग्राम है। सारांश में यदि मैं बताऊं तो ये अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और भौगोलिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगला उपभाग है प्रशांत तटीय प्रदेश। रॉकी पर्वत के पश्चिम में एक सकड़ी पट्टी के रूप में यह भाग विस्तारित है। इस भाग के पूर्वी भाग में, माफी चाहूँगा, इस भाग के पूर्वी भाग पश्चिम भाग की तुलना में तीव्र और खड़े ढाल वाले हैं। वस्तुतः इस प्रदेश का पूर्वी ढाल खड़े ढाल वाला पर्वत युक्त है। सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और कॉस्कोट रेंज प्रमुख श्रेणियां हैं। कृषि दृष्टि से ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस भाग की प्रमुख नदियां कोलंबिया और सैक्रामेंटो है। इनमें से सैक्रामेंटो नदी मूलतः सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गिरती है। वैसे इस भाग में बहने वाली सभी नदियां अंततः प्रशांत महासागर में विलीन हो जाती है। ये लॉस एंजल्स और हॉलीवुड इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कैलिफोर्निया घाटी में एक छोटा सा भाग है। यह विश्व फिल्म उद्योग जगत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग रखता है। साथ ही एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका जो पश्चिम भाग है, इसके अंतर्गत ये अंतर पर्वतीय प्रदेश, रॉकी प्रदेश, ये प्रशांत महासागरीय प्रदेश है। इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूलतः सामरिक दृष्टि को ध्यान में रख के किया है, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी जनसंख्या पूर्वी भाग में निवास करती है। लेकिन सामरिक दृष्टि को ध्यान में रख के अमेरिका ने पश्चिम भाग को विकसित किया है, जिसके बारे में जब हम इसके आर्थिक तथ्यों को पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।